रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, आप क्या कहेंगे इस पे? और सबसे बड़ी चीज कि अब चूंकि आरएसएस भी अपनी छवि को थोड़ा सुधारना या दिख रहा है, क्योंकि नागपुर में जो घटना घटी है उस घटना के बाद से तो साफ समझ में आ रहा है कि आरएसएस अभी, कल को क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ आरएसएस दिखाई नहीं देता। और औरंगजेब के मामले को जिस कदर आरएसएस ने दबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद तो ये बात और मुखर होकर कही जा सकती है। इसलिए आपका इस पे क्या कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये आरएसएस का इतिहास है। एक बात को कहना, फिर उसे पलट जाना, फिर तीसरी बात कहना। गांधी जी के हत्या के मामले में भी आरएसएस ने मिठाइयां बांटी और फिर मुकर गया कि उसका कोई रोल नहीं, नाथूराम गॉडसे से उसका कोई संबंध नहीं था जी। प्रतिबंध लगा तो सरदार पटेल के सामने घुटने टेक करके बोला कि हम कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर वही किया। फिर जब जनसंघ के जमाने में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कैसे उसने अपने लोगों को अंदर सेट किया, दूर रख के। ये सारा खेल जो आरएसएस खेलता रहा है वो बार बार अपनी कैचुली उतारता है, फिर से नया रूप लेता है, लेकिन जहर उसका कभी कम नहीं होता है। इस बात को इस देश के लोगों को बखूबी समझना होगा। आरएसएस कब क्या बोलता है इस पर आप भ्रमित कतई मत होइए। मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, दत्तात्रेय होसबोले कुछ बोलेंगे, सुनील आंबेडकर कुछ बोलेंगे, लेकिन सारा खेल जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। सारा खेल संविधान को ताक पर रखने के लिए हो रहा है। सारा खेल सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है। और सत्ता में बने रहना, वो पूरा जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, वो जो आर्थिक जो वर्चस्व है, उसको बनाए रखने की साजिश लगातार की जा रही है। जिस संविधान ने और डॉक्टर अंबेडकर के विचार ने, गांधी और नेहरू के प्रयास में लोकतंत्र को जो बनाया और असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास किया, मनुष्य को जो अधिकार दिए, उसे इंसान होने का अधिकार मिला। और तकरीबन 50 से 60 साल में जहां देश की राजनीति नहीं, जहां समाज जा रहा था, धीरे धीरे पावर स्ट्रक्चर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, देश समानता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसको यू टर्न दे दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। और लगातार संघ वही काम कर रहा है। आज औरंगजेब पर ये क्या बोले हैं, कल क्या बोलेंगे। बाबर पर भी वही कहे थे, जाति व्यवस्था पर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे। उसके 100 मुख हैं, कोई संगठन कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए मुझे तो कम से कम कोई एतबार नहीं है कि आरएसएस जो बोलता है वही उसका मतलब होता है या कुछ और होता है। वो अपना काम कर रहा है। समझना इस देश के लोगों को, जहां गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, उनको लगता है कि कहीं बैकफायर कर रहा है तो पीछे हट जाइए। देवेंद्र फडणवीस कौन है जो दो तीन बार औरंगजेब पर बयान देते हैं? योगी आदित्यनाथ कौन है? आरएसएस से बाहर है क्या? नरेंद्र मोदी मान लेते हम इसलिए खामोश थे। ये सारे के सारे वही लोग हैं, उनका खाद पानी वैचारिक ऊर्जा सब वहीं से मिलती है। उनका एक ही काम है कि देश को सांप्रदायिक विभाजन में इस कदर ठेल दिया जाए कि लोग अपने आप कमजोर हो जाएं। और ये क्या है, मैं आपके यहां एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो मेहनत का समाज है, जिसने इज्जत के साथ अपने सम्मान को बचा करके रोटी कमाई थी, उसे 5 किलो राशन पर लाकर के खड़ा कर दिया गया। कोई रोजगार नहीं है उसके पास, उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान खत्म किया जा रहा है। उसके बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक भविष्य खत्म किया जा रहा, सपने खत्म किए जा रहे। जिस समाज और देश में सपने मर जाते हैं, वो समाज कहां जाता है, वो देश कहां जाता है, ये आपको और हमको सबको पता है।
इस देश के वो लोग भी जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी समझ रहे हो कि सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। और वहां पर मोदी और आरएसएस ने इस देश के लोगों को, नौजवानों को पहुंचा दिया है। नौजवानों में विचलन है, भटकाव है। जो भी विरोध में खड़ा होता है अपने अधिकारों के लिए, उसको यूं ही बाहर कर दिया जाता है, उसके आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। वो यहां से लेकर के पंजाब तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल एतबार नहीं है कि आरएसएस जो कह रहा है औरंगजेब के मामले पर, अब वो क्या करेंगे। इधर जो अभी प्रशांत जी ने बात की कि जो एलन मस्क का एआई वर्जन आया है, उसने नाक में दम कर रखा है। आप पूछिए भर तो क्या जवाब मिलता है। और उन जवाबों ने आरएसएस के अब पूरे इतिहास को खंगाल करके रख दिया है कि ये वो संगठन है जिसने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 लोगों ने तिरंगा फहराया तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर की, जेल गए, 3 दिन के बाद जमानत हुई। ये वही संगठन है। तो ये जो हालात इस समय देश में है, मैं समझता हूं उसका सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो आरएसएस है। और आरएसएस के ही ये सब निकले हुए हैं, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे कोई और दूसरे तीसरे हो। उनकी वैचारिकी वही है। हां, ये जरूर है कि अभी दिख रहा है कि मोदी और मोहन भागवत के बीच या आरएसएस में आपस में टकराव, लेकिन वो सिर्फ संतुलन के लिए है। और मैं इस बात पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि कभी ऐसा होगा कि साहब इतना टकराव हो जाएगा कि कहीं बट जाए। शिवराज सिंह चौहान 2 मिनट के भीतर मुख्यमंत्रीशिप चली गई, उसके बाद आ गए दिल्ली। वो चू नहीं की। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या हालत हुई। तो ये वो अब मोदी को अगर रिटायरमेंट करना चाहेगी आरएसएस, तो मुझे लगता है कि वो देर सवेर स्वीकार करेंगे, या जहां तक मेरी दृष्टि जाती है उनकी योजना होगी राष्ट्रपति बनने की। क्योंकि मोदी जी को वो रिकॉर्ड बनाने में बड़ा मजा आता है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भी हो, वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। लेकिन इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। उनको गरीबी मिलेगी, जेहालत मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी, नफरत मिलेगी, विभाजन मिलेगा, हिंसा मिलेगी और गर्दो गुबार अंधकार मिलेगा। उम्मीद जो उस सूरज की है, उस उजाले की है, लगता है कि उसके थोड़ा सा वक्त अभी और चाहिए। इस देश के लोगों की आंखें खुलने के लिए उस उजाले की जरूरत है। और जरूरत उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी है जो खुल करके सब कुछ अपना दांव पर लगा करके, वैसे भी कुछ है नहीं उनके पास, हारने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है। इस देश के लोगों की जो बेड़ियां हैं उनको आजाद कराने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। उसके लिए तैयार और तत्पर होकर के विपक्ष को आ जाना चाहिए मैदान में। अभी आर पार की लड़ाई है। आरएसएस का ये 100वां साल है और मुझे लगता है कि यही साल वो डिसाइड करने जा रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर संविधान को खत्म करके आरएसएस के मंसूबे पूरे हों। राजीव जी, एक चर्चा आपने अभी